फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ओसीसी बाई विपुल सर में। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट्स के पार्ट नंबर 12 में, पार्ट नंबर 12 में 11 पार्ट ऑलरेडी बन चुका है। अगर आप लोग अभी तक नहीं पढ़े हैं तो प्लीज़ जाकर के फटाफट पढ़ लीजिए। सभी को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट्स बनाए जा चुके हैं। आज हम लोग पढ़ रहे हैं ग्रुप 16 में ऑक्सीजन हम लोग पढ़ रहे थे पार्ट नंबर 11 में, और उसी को आज हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। भौतिक गुण तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक गुण को। रासायनिक गुण से हम लोग स्टार्ट करेंगे। आज रासायनिक गुण को पढ़ेंगे। तो आते हैं रासायनिक गुण में। सबसे पहला गुण देखते हैं ऑक्सीजन। हम लोग ऑक्सीजन पढ़ रहे हैं O2 को। तो O2 का जो रासायनिक गुण होता है, सबसे पहला लिटमस पेपर पर प्रभाव देखते हैं। लिटमस पेपर पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है ऑक्सीजन का। हम लोग O2 को पढ़ रहे हैं, याद रखिएगा। जो लोग पार्ट नंबर 11 देखे होंगे तो उनको पता होगा कि हम लोग O2 यानी कि डाई ऑक्सीजन को पढ़ रहे हैं। डाई ऑक्सीजन कैसे बनाया जाता है, सारी चीज़ें हम लोग बातें कर चुके हैं पार्ट नंबर 11 में ही। तो लिटमस पेपर पर प्रभाव की अगर बात करें तो यह ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय होता है। याद रखिएगा, ऑक्सीजन ना ही अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय होता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ऑक्सीजन उदासीन होता है। ठीक है, ऑक्सीजन से आपसे अगर पूछा जाए कि अम्लीय गैस है या क्षारीय गैस है तो आप बताइएगा उदासीन है, ना ही अम्लीय है और ना ही क्षारीय है। दूसरे की बात करें तो दहन। दहन का मतलब है कि जलाना। तो ऑक्सीजन स्वयं नहीं जलती है। याद रखिएगा, ऑक्सीजन कभी भी खुद नहीं जलती है। ऑक्सीजन कभी भी खुद नहीं जलती है, परंतु जलने में सहायक होती है, दूसरों को जला देती है। ऑक्सीजन एक ऐसी बढ़िया चीज़ है कि खुद तो नहीं जलती लेकिन दूसरों को जला देती है। ठीक है, जैसा कि आप कहावत भी सुनी होंगे कि जलने का नहीं जलाने का, यानी कि खुद नहीं जलना चाहिए, दूसरों को जलाना चाहिए। जो जितना जले उसको उतना ही जलाओ, लेकिन खुद मत जलो। तो खुद उसी टाइप की ऑक्सीजन है। आप लोग भी ऑक्सीजन की टाइप का बनिए, यानी कि दूसरों को जलाइए लेकिन खुद मत जलिए। तो ये ऑक्सीजन की बहुत बढ़िया क्वालिटी होती है कि खुद नहीं जलती है लेकिन दूसरों को जला देती है, जलने में सहायक होती है। तीसरे पॉइंट की अगर हम लोग बात करें तो धातुओं के साथ क्या रिएक्शन इसका होता है? तो धातुओं के साथ ऑक्साइड बनाती है। धातुओं के साथ क्या बनाती है? ऑक्साइड बनाती है। कैसे? मान लीजिए हम लोगों ने आयरन लिया, आयरन Fe को लेकर के ऑक्सीजन से रिएक्ट करवा देंगे तो Fe3O4 बन जाता है। सीधे सीधे 3 Fe है और 4 बार ऑक्सीजन है तो Fe3O4 बन जाएगा। फेरिक ऑक्साइड जिसको हम लोग बोलते हैं। देखिए, तो फेरिक ऑक्साइड यानी कि इसका ऑक्साइड बन चुका है। या मैग्नीशियम का रिएक्शन करवा दें ऑक्सीजन से तो MgO यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि धातुओं के साथ रिएक्शन करवाने के बाद धातुओं का ऑक्साइड बन जा रहा है। क्लियर है? तीसरे पॉइंट की अगर हम लोग बात करें, इसमें तीसरा जो इसका गुण है सबसे बढ़िया रासायनिक गुण, सॉरी तीसरा नहीं चौथा, तो अधातुओं के साथ रिएक्शन। धातुओं के साथ हम लोग देख ले, तो धातुओं के साथ क्या बनाती है? ऑक्साइड बनाती है। जबकि अधातु तीव्र गति से जलते हैं। आप जानते होंगे कि अधातु तीव्र गति से जलते हैं तथा ऑक्साइड बनाते हैं। तो इसमें कुछ ज़्यादा खास बात नहीं है। धातु के साथ अगर आप रिएक्शन करवाएंगे तब भी ऑक्साइड बनाएगी, अधातु के साथ आप रिएक्शन करवाएंगे तब भी क्या बनाएगी? ऑक्साइड बनाएगी। और एक बात सिर्फ दोनों में याद रखिएगा, क्या डिफरेंस है? वो डिफरेंस ये है कि धातुओं के साथ जब रिएक्शन करेगी तो जलाएगी नहीं, सीधे सीधे उनके साथ रिएक्ट करके और बना लेगी, ऑक्साइड बना लेगी। लेकिन जब अधातुओं के साथ रिएक्शन करती है तो जलाने के बाद ही बनाती है। जलाने के बाद ही, अधातुओं को जलाने के बाद ही, जब जलाएंगे तो जैसी बात है ऑक्सीजन से रिएक्शन होगा, ऑक्सीजन से रिएक्शन होगा तो ऑक्साइड बनेगा। ठीक है, जैसे कार्बन को अगर आप जलाएं तो क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। अगर आप सल्फर को जलाएं तो सल्फर डाइऑक्साइड बन जाएगा। नाइट्रोजन को जलाएं, हालांकि नाइट्रोजन खुद भी ना जलती है और ना ही जलने में सहायक होती है, लेकिन फिर अगर आप लोग नाइट्रोजन का रिएक्शन करवाएं ऑक्सीजन से तो क्या होगा? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन जाएगा। क्लियर है? इस तरीके से। पांचवा अगर देखें तो SO2 से क्रिया, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड जो भी बन रहा था अधातु से, तो सल्फर डाइऑक्साइड से अगर इसका रिएक्शन करवा दे तो सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2 तथा O2 के गैसीय मिश्रण को, SO2 और O2 क्योंकि दोनों की दोनों गैसें हैं और दोनों को अगर मिला दिया जाए, दोनों का अगर गैसीय मिश्रण बनाया जाए और मिलाने के बाद प्लैटिनम मिले एस्बेस्टस की उपस्थिति में, एस्बेस्टस लिया जाए लेकिन उसमें प्लैटिनम भी मिला हुआ हो, यानी प्लैटिनम और एस्बेस्टस को मिक्स करके लिया जाए, प्लैटिनम और एस्बेस्टस को मिक्स करके लिया जाए, इसकी उपस्थिति में गर्म कर दिया जाए। अगर 450 450 डिग्री सेल्सियस पर अगर इसको गर्म कर दिया जाए तो SO3 बन जाएगी। एक बार फिर से आपको बता दूं कि SO2 और O2 दोनों गैसों को आप लोग ये कहीं मिला देंगे तो कोई रिएक्शन नहीं होगा, कोई रिएक्शन ही नहीं होगा। लेकिन अगर आप लोग इस मिश्रण को लेकर के प्लैटिनम मिले हुए एस्बेस्टस में, एक ऐसा एस्बेस्टस हो जिसमें प्लैटिनम मिला हुआ हो, एस्बेस्टस भी एक तरह की धातु होती है, उसमें प्लैटिनम मिला हुआ हो, तो दोनों को मिला करके इसकी उपस्थिति में अगर आप 450 डिग्री सेल्सियस तक इसको गर्म कर दें तो गर्म करने के बाद SO2 बदल जाएगी SO3 में। तो उम्मीद करते हैं याद हो गया होगा कैसे रिएक्शन होगा इसका। तो ये रिएक्शन आप लोग ऐसे ही करके दिखाएंगे, 2SO2 लेंगे और O2 लेंगे और दोनों को मिक्स करके यहाँ पे प्लैटिनम की उपस्थिति में, यहाँ पे सिर्फ प्लैटिनम लिखा गया है लेकिन ये जो प्लैटिनम है सिर्फ प्लैटिनम नहीं है, इसमें एस्बेस्टस भी मिला हुआ है। इसकी उपस्थिति में जब आप इसको गर्म कर देंगे तो गर्म करने के बाद आप देखेंगे
2SO3 बन जाएगा। ठीक है, तो 2SO2 और O2 मिलेगा तो 2SO3 बन जाएगा। उम्मीद करते हैं थोड़ा बहुत आप लोगों को बैलेंस करना आता होगा। इतना डीप में जाएंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा बन जाएगा, इसलिए हम सीधे सीधे रिएक्शन बताते हुए निकल रहे हैं। ये छोटा छोटा रिएक्शन है, आप लोग अपने से समझ लीजिएगा कैसे कहाँ से बना होगा। क्लियर है, आगे आते हैं नेक्स्ट हेडिंग पर। जो भी बड़े रिएक्शन है उसको हम तोड़ करके बता देते हैं, छोटे रिएक्शंस को उम्मीद करते हैं आप लोग कर लेंगे। अगर नहीं कर पाते हैं या कोई अगर समस्या आती है तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, वहाँ से हमको पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पर, या फिर आपको कमेंट बॉक्स में भी मेरा नंबर मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग मुझको कॉन्टैक्ट करके हमसे पूछ सकते हैं, या फिर कमेंट बॉक्स में सीधे लिख करके भी आप हमसे पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो। ठीक है, अब आते हैं 6 नंबर पर HCl से क्रिया। अगर आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड से अगर आप रिएक्शन करवा दें ऑक्सीजन का तो क्या होगा, तो HCl तथा ऑक्सीजन के मिश्रण को CuCl2 जिसका नाम होता है क्यूप्रिक क्लोराइड, CuCl2 को हम लोग बोलते हैं क्यूप्रिक क्लोराइड, इस उत्प्रेरक पर प्रवाहित करने पर क्लोरीन गैस बन जाती है। तो ये देखिए क्लोरीन गैस बनाने का सबसे बढ़िया एक आपको उपाय मिल गया यहाँ पर ऑक्सीजन में ही, वो ये है कि अगर आप HCl को ले लें, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लें और ऑक्सीजन, दोनों का आप रिएक्शन करवाएं या दोनों का आप मिश्रण ले लें, और मिश्रण लेने के बाद CuCl2 यानी क्यूप्रिक क्लोराइड उत्प्रेरक, ये CuCl2 क्या है, यह एक उत्प्रेरक का काम करेगा। इसकी उपस्थिति में अगर आप 450 डिग्री सेल्सियस तक फिर से गर्म कर दें तो गर्म करने के बाद क्लोरीन गैस बन जाती है। क्या बन जाती है, क्लोरीन गैस बन करके तैयार हो जाती है। तो ये क्लोरीन गैस बनाने का भी एक बढ़िया तरीका हो गया, या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन हो गया। देखिए 4HCl ले लेंगे और O2 ले लेंगे। HCl को आप जानते हैं यहाँ पर HCl जब टूटेगा तो 20 से टूटेगा, यानी कि 4H, 4 बार H है, 4 बार हाइड्रोजन है, तो 4 हाइड्रोजन को हम लोग लिख सकते हैं 2H2, 4 हाइड्रोजन को हम लोग 2H2 लिख सकते हैं, और 4 क्लोरीन को हम लोग 2Cl2 लिख सकते हैं। तो 2Cl2 आपकी अलग हो जाएगी, 2Cl2 यानी 2 क्लोरीन गैस बन जाएगी। बाकी जो 2H2 है और यहाँ पर आप देख रहे हैं O2 है, तो 2H2 और O2 मिलकर के 2H2O बना लेगा। क्या बना लेगा, 2H2O बना लेगा। क्लोरीन गैस यहाँ से मुक्त हो जाती है। तो क्लोरीन गैस बनाने का भी एक बहुत बढ़िया ये रिएक्शन है, याद रखिएगा, ये पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपको बता रहे हैं। अब आते हैं सीधे उपयोग पर। इसके उपयोग क्या है, तो नंबर फर्स्ट, इसे प्राणवायु भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि आप जानते हैं कि बिना सांस लिए हम लोग जिंदा नहीं रह सकते। हम लोग क्या, कोई भी जीवित प्राणी जिंदा नहीं रह सकता, सिर्फ पेड़ पौधों को अगर छोड़ दिया जाए तो। उन लोगों को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है, हम लोगों को ऑक्सीजन चाहिए होती है, तो इसलिए इसका नाम प्राणवायु भी रखा गया है। प्राणवायु भी इसको कहा जाता है, ऑक्सीजन को। क्लियर है, तो प्राणवायु किसे कहा जाता है, ऑक्सीजन को कहा जाता है। नंबर 2 पे आए तो ऑक्सी हाइड्रोजन ज्वाला तथा ऑक्सी एसिटिलीन, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, एसिटिलीन लिखा हुआ है। ठीक है, तो ऑक्सी हाइड्रोजन ज्वाला हो या ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला हो, इन दोनों ही ज्वालाओं से हम लोग क्या करते हैं, धातुओं को जोड़ने यानी कि वेल्डिंग में प्रयोग किया जाता है। तो वेल्डिंग में जिसका हम लोग प्रयोग करते हैं उसमें भी ऑक्सीजन ही होती है, और सिर्फ ऑक्सीजन नहीं होती है, ऑक्सी हाइड्रोजन होती है या फिर ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला होती है। ठीक है, तो ऑक्सी हाइड्रोजन की ज्वाला होती है या फिर ऑक्सी एसिटिलीन की ज्वाला होती है। अगर आप लोग कभी वेल्डिंग करवाने गए होंगे तो जो गैस वेल्डिंग होती है, गैस वेल्डिंग की हम बात करें तो गैस वेल्डिंग में से जो आप देखते होंगे खूब तेज़ी से गैस निकलती है, और उसको वो लोग जब जला देते हैं तो उसमें से बहुत बढ़िया ज्वाला निकलती है बहुत तेज़ी से। तो वो जो ज्वाला होती है वो या तो ऑक्सी हाइड्रोजन की होती है या फिर ऑक्सी एसिटिलीन की होती है। ठीक है, क्योंकि ऑक्सी लगा हुआ है इसका मतलब है कि उसमें ऑक्सीजन भी होती है, तभी वो जलती है, नहीं तो नहीं जलती। क्लियर है, धातुओं को जोड़ने या वेल्डिंग के प्रयोग में इसका काम लिया जाता है। नंबर 3 की बात करें तो ऑक्साइड बनाने तथा ऑक्सीकारक के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। ऑक्साइड बनाना हो किसी चीज़ का या फिर ऑक्सीकारक, किसी का ऑक्सीकरण करना हो, तो ऑक्सीकरण करने का मतलब भी आप लोग जानते हैं ऑक्सीजन का एडिशन, यानी कि ऑक्सीजन को जोड़ देना या फिर ऑक्सीजन से रिएक्शन। तो ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाने के लिए भी यानी कि ऑक्सीकारक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। चौथे नंबर की अगर बात करें तो HNO3 बनाने के लिए, H2SO4 बनाने के लिए, क्लोरीन गैस, जैसा कि अभी आप ऊपर देखें रिएक्शन, क्लोरीन गैस आदि बनाने के लिए भी ऑक्सीजन का प्रयोग किया जाता है, O2 यानी कि डाई ऑक्सीजन का प्रयोग किया जाता है। तो ये इसके उपयोग हो गए। अब आते हैं इसके परीक्षण पर। परीक्षण का बेसिकली मतलब ये होता है कि अगर आपको पता करना हो किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन है कि नहीं है, ऑक्सीजन कैसे पता करें कि ऑक्सीजन कहाँ है कहाँ नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन आपको दिखती तो है नहीं, ना ही उसका कोई कलर होता है, ना ही उसका कोई स्वाद होता है, ना ही उसकी कोई स्मेल होती है, तो आप पता कैसे करेंगे भैया इसमें ऑक्सीजन है कि नहीं है। तो ऑक्सीजन पता करने के लिए कुछ हमारे पास रूल्स हैं, कुछ नियम है, उसके तहत हम लोग चाहें तो पता कर सकते हैं। इसमें से पहला नियम जो है, O2 जार से जलती हुई तीली ले जाने पर अधिक तेज़ी से जलने लगती है। अगर आप ऑक्सीजन जार में, ऑक्सीजन का कोई जार लें, यानी कि कोई एक ऐसा बर्तन ले जिसमें ऑक्सीजन भरी हुई हो, जार का मतलब कोई एक ऐसा बर्तन ले जिसमें ऑक्सीजन भरी हुई हो, और एक तीली ले, माचिस की तीली ले, उसको जला दें, और जलाने के बाद उसको उसके मुंह पर लेके जाएं। जो जार है ऑक्सीजन का, उसके मुंह पर जब आप लेकर के जाएंगे तो वह और अधिक तेज़ी से जलने लगेगी। इसका मतलब ये हुआ, अगर कोई भी चीज़ अगर पहले से जल रही है और किसी के कॉन्टैक्ट में ले जाने के बाद और तेज़ी से जलने लग जा रही है, इसका मतलब पक्का वहाँ पर ऑक्सीजन है। जैसा कि आप लोग देखे भी होंगे कि जब
आप मान लीजिए कोई चीज़ जलाते हैं और अगर वो नहीं जलती है, गांव में अक्सर ऐसा होता है, जब कोई चीज़ जलाई जाती है अगर वो नहीं जलती है तो थोड़ा सा हम लोग फूंकते हैं, उसको फूंक मारते हैं। जैसा गांव में जब खाना बनता है तो वहाँ पर भी ऐसा लोग करते हैं, फूंक मारते हैं, फूंकते हैं। तो फूंकने के बाद क्या होता है, वो तेज़ी से थोड़ी जलने लगती है। क्यों? क्योंकि जब हम लोग फूंकते हैं, फूंक मारते हैं, उसको एयर देते हैं तो एयर के थ्रू ऑक्सीजन जाती है और जब ही ऑक्सीजन उसके कॉन्टैक्ट में आती है तो वो और अधिक तेज़ी से जलने लगता है। कोई भी चीज़ और अधिक तेज़ी से जलने लगती है। ठीक है, तो ये इसका एक परीक्षण हो गया। इससे हम लोग ऑक्सीजन का पता कर सकते हैं कि यहाँ पर ऑक्सीजन है। और दूसरा नियम क्या है, दूसरा परीक्षण क्या है, यह NO यानी कि इसको हम लोग भी नाइट्रोजन ऑक्साइड बोल सकते हैं। नाइट्रोजन ऑक्साइड के साथ मिलकर लाल भूरे रंग की NO2 यानी कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बनाती है। ठीक है, तो NO के साथ अगर आप रिएक्शन करवाएं तो NO2 बन जाएगी, लेकिन होगा क्या कि NO2 जो होगी वो लाल भूरे रंग की होगी। कैसी होगी? लाल भूरे रंग की गैस बना देती है। तो NO यानी कि नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस आप लीजिए, या फिर इसका नाम दूसरा भी होता है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड भी होता है। तो NO गैस लीजिए और ऑक्सीजन गैस, दोनों को आपस में मिक्स कर दीजिए। जब ही आप मिक्स करेंगे तो आप देखेंगे उसमें से लाल भूरे रंग की गैस बनने लगती है, उड़ने लगती है, लाल रंग की गैस निकलने लगती है। तो उससे पता चल जाता है कि वहाँ पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बन गई है। और उससे ये भी पता चल जाता है कि जो चीज़ हम लोग मिलाए हैं वो क्या थी, ऑक्सीजन ही थी। या फिर ऑक्सीजन कोई ऐसी चीज़ लीजिए, उसमें आप NO मिला दीजिए। जब आप NO मिलाएंगे तो NO मिलाने के बाद उसमें से अगर NO2 गैस यानी कि लाल भूरे रंग की अगर NO2 गैस निकल रही है, इसका मतलब है कि उसमें ऑक्सीजन उपस्थित है। तो यह एक दूसरा इसका परीक्षण हो गया पता करने के लिए। तीसरा परीक्षण इसका होता है पायरोगैलिक अम्ल। एक अम्ल होता है जिसका नाम होता है पायरोगैलिक अम्ल, कि क्षारीय विलयन का रंग भूरा कर देती है। अगर आप पायरोगैलिक अम्ल लें, उसमें ऑक्सीजन को डाल दें, तो ऑक्सीजन डालते ही आप देखेंगे उसका जो कलर है वो चेंज हो करके भूरा हो जाता है। उसका कलर कैसा हो जाता है? भूरे कलर का हो जाता है। इससे भी पता चल जाता है कि वहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन है। तो ये 2-3 इसके परीक्षण है, और भी इसके बहुत सारे परीक्षण है। यहाँ पर 3 इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में आते हैं, तो 3 हम यहाँ पे आपको बता दिए हैं। नेक्स्ट हेडिंग पर आते हैं। अभी हम आपको एक इसका गुण बताएं ऑक्सीजन का, कि यह ऑक्साइड बनाने के लिए काम में लाई जाती है। इसका एक उपयोग है कि ऑक्साइड बनाने के लिए हम लोग ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं। तो अब ऑक्साइड पर आते हैं। ऑक्साइड जनरली 2 प्रकार का होगा, आपको यहाँ पे 2 प्रकार का मिलेगा। एक तो अम्लीय ऑक्साइड मिलेगा, एक आपको मिलेगा क्षारीय ऑक्साइड। तो अम्लीय ऑक्साइड को पहले हम लोग पढ़ते हैं। अम्लीय ऑक्साइड कौन होते हैं, कैसे बनते हैं? तो जो ऑक्साइड जल से अपक्रिया करके अम्ल बनाते हैं, ऐसे ऑक्साइड जो जल से अपक्रिया करके, जल आप जानते हैं उदासीन होता है, उसमें ना ही वो अम्लीय होता है ना ही क्षारीय होता है, लेकिन जल से अगर रिएक्शन करवा दिया जाए किसी ऑक्साइड को और करवाने के बाद पता चला वो अम्ल बना लिया, क्या बना लिया? अम्ल बना लिया, तो ऐसे तथा क्षारों से क्रिया करके लवण बना ले। एक ऐसा अम्लीय ऑक्साइड या फिर एक ऐसा ऑक्साइड जो जल से क्रिया करने के बाद अम्ल बना ले तथा क्षार से रिएक्शन करने के बाद लवण बना ले। जैसी बात, अगर वो अम्ल होगा और क्षार से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? लवण ही बनाएगा। इसमें सोचना ही नहीं है। अगर कोई भी अम्ल है तो क्षार से रिएक्शन करने के बाद लवण ही बनाएगा। तो पता चल जाता है कि वो जो ऑक्साइड है वो अम्लीय ऑक्साइड है। क्यों? क्योंकि उसने क्षार से रिएक्ट करके लवण बना लिया। इसका मतलब पक्का अम्ल होगा, तभी तो क्षार से रिएक्शन करके लवण बनाया है। तो इस तरीके से हम लोग पता कर सकते हैं, इस तरीके से हम लोग रिएक्शन करवा सकते हैं। क्लियर है? उन्हें अम्लीय ऑक्साइड कहते हैं, ये बात आप समझ चुके हैं। जैसे अगर मान लीजिए हम एक ऑक्साइड लें, सल्फर डाइऑक्साइड। हम लोग एक ऑक्साइड लेते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। इन दोनों को अगर हम लोग वाटर से रिएक्शन करवाएं तो आप देखेंगे वाटर से रिएक्शन करवाने के बाद यहाँ पर H2SO3 बन जाता है, सल्फ्यूरस अम्ल इसको आप लोग बोल सकते हैं। और यहाँ पर बन जाता है कार्बोनिल, सॉरी ये सल्फ्यूरिल अम्ल है, एक कार्बोनिल अम्ल है। ठीक है, तो अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन करवा दें पानी से, सल्फर डाइऑक्साइड का रिएक्शन करवा दें पानी से, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो चीज़ बन रही है H2SO3 और H2CO3 जो बन रही है, ये दोनों के दोनों अम्ल हैं। इन दोनों के अंदर अम्ल का गुण पाया जा रहा है। इसका मतलब हम लोग ये बोलेंगे कि SO2 और CO2 कैसे ऑक्साइड हैं? तो आप बोलेंगे अम्लीय ऑक्साइड है। कैसे ऑक्साइड हैं? तो आप बोलेंगे अम्लीय ऑक्साइड हैं। तो याद रखिएगा SO2 और CO2 कैसे ऑक्साइड होते हैं? अम्लीय ऑक्साइड होते हैं। 1-2 एग्जाम्पल हम आपको और दे देते हैं। यहाँ पर जो आपको ब्रैकेट में दिख रहा है, ब्रैकेट में 2 एग्जाम्पल और है इसके अम्लीय ऑक्साइड के। जैसे आप मान लीजिए MnO7 ले लीजिए, जिसका नाम है मैग्नीज हेप्टाऑक्साइड, क्योंकि 7 बार है तो हेप्टाऑक्साइड बोलेंगे, मैग्नीज हेप्टाऑक्साइड। और इसका वाटर से अगर आप रिएक्शन करवाएं तो फिर वही बात, वाटर आप जानते हैं H2 और O में यहाँ से टूटेगा। ठीक है, मैग्नीज हेप्टाऑक्साइड के साथ H+OH- में नहीं टूटेगा, यहाँ से तोड़ेंगे आप लोगों को ज़्यादा आसानी होगी। तो 2H यहाँ से निकलेगा और ये ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। देखिए सब मिला करके तो एक ही कंपाउंड बन रहा है, आप चाहें तो ना तोड़ें तब भी बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो Mn बनेगा। यहाँ पे देखेंगे आप 2H है तो 2H को आप H2 लिख सकते हैं, फिर 2H लिख दीजिए। Mn है तो Mn हो गया। और यहाँ पर आप देखेंगे 4 बार ऑक्सीजन यहाँ पर है और 2 यहाँ लिखा है, इसका मतलब है 4 दूना 8 बार ऑक्सीजन। तो 7 बार यहाँ पर थे, 1 बार यहाँ मिलाकर कितनी बार? 8 बार। तो 8 बार को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 2O4।
यानी कि 4 दूना 8 ऑक्सीजन को इस तरीके से लिखा गया है। तो आप देखेंगे उसी तरीके से इसका भी रिएक्शन करके लिखा गया, ठीक है। अब समझने वाली बात ये है कि आप देख रहे हैं कि मैग्नीज हेप्टाऑक्साइड है, ये क्या है, एक ऑक्साइड है। ये आप देख रहे हैं कि क्रोमियम ऑक्साइड है, ये भी एक तरह का क्या है, ऑक्साइड है। इन दोनों का ही जब हम लोग रिएक्शन करवा दिए वाटर से, तो वाटर से रिएक्शन करवाने के बाद आप देख रहे हैं कि ये जो बन रहा है इसका नाम है पर मैग्निक एसिड है। यहाँ पर एन लिखा हुआ है, पर मैग्निक एसिड है, इसका नाम है क्रोमिक एसिड। तो क्या बन रहा है, एसिड बन रही है, यानी कि अम्ल बन रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों के दोनों ऑक्साइड कैसे हैं, अम्लीय हैं। तो वाटर से रिएक्शन करवाने के बाद अगर यहाँ पर अम्ल बन रहा है, इसका मतलब ये जो भी यहाँ पर ऑक्साइड आप ले रहे हैं उसका नेचर कैसा होगा, अम्लीय होगा। अब आते हैं क्षारीय पर। क्षार भी सेम उसी तरीके से होगा जैसे अम्ल वाला था। अम्ल में क्या था कि जो ऑक्साइड जल से क्रिया करके अम्ल बनाते हैं। अब यहाँ पे क्षार में क्या होगा, जो ऑक्साइड जल से क्रिया करके क्षार बनाते हैं। जो ऑक्साइड जल से क्रिया करके क्षार बना ले उनको हम लोग क्या बोल देंगे, क्षारीय ऑक्साइड बोल देंगे। तथा अम्लों से क्रिया करके लवण बना दे, वही बात सेम टू सेम जो अभी अम्लीय ऑक्साइड में लिखी गई है, सेम वही बात यहाँ पर भी लिखी गई है कि अम्लों से क्रिया करके ये लवण बना दे। वहाँ पर लिखा गया था क्षारों से क्रिया करके लवण बना दे, क्योंकि वो अम्ल होगा और ये क्षार है, ठीक है। तो क्षार और अम्ल जब भी मिलेंगे तो लवण बनेगा, या फिर जल से क्रिया करके अगर क्षार है तो क्षार बना दे, और अगर अम्लीय है तो अम्ल बना दे, तो वो उसी नेचर का हो जाएगा। तो उन्हें क्षारीय ऑक्साइड कहेंगे। अगर क्षार बनाता है तो उसको क्षारीय ऑक्साइड कहेंगे। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे 2 ऑक्साइड लेते हैं, एक है Na2O और एक है CaO। ये है सोडियम ऑक्साइड और इसको बोलेंगे हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड। सोडियम ऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड हम लोग 2 लेते हैं और इसको चेक करते हैं कि एक कैसा है। तो चेक करने के लिए क्या कर दें, वाटर से रिएक्शन करवा दें। और जो ही हम लोग वाटर से रिएक्शन करवा रहे हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे NaOH बन जाएगा। दोनों आपस में मिल करके क्या बना ले रहे हैं, NaOH बना ले रहे हैं। मिले कैसे हैं, तो ये आप जानते हैं Na+ में टूटेगा, O- में टूटेगा, O2- में, और AH+ OH- में टूटेगा, और सब आपस में जब मिल जाएंगे NaOH, आप देखेंगे दो बार Na है ना, तो Na और एक बार यहाँ से OH, तो एक NaOH, फिर से दूसरा वाला Na और यहाँ से OH मिल करके 2 बार NaOH बना ले रहे हैं। और NaOH को आप लोग जानते हैं कि कैसा होता है, क्षार होता है, क्षारीय होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसा होता है, प्रबल क्षार होता है। इसका मतलब ये हुआ कि Na2O भी क्या होगा, क्षार होगा ही होगा, क्षारीय ऑक्साइड होगा ही होगा। उसी तरीके से कैल्शियम ऑक्साइड को अगर पूछा जाए क्षारीय ऑक्साइड है कि अम्लीय ऑक्साइड, तो आप कहेंगे बिल्कुल क्षारीय है। क्यों क्षारीय है, क्योंकि वाटर से जब हम लोग रिएक्शन करवा रहे हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, क्षारीय होता है, एक बहुत बढ़िया क्षार होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका मतलब ये हुआ कि CaO भी क्षारीय होगा ही होगा, ठीक है। तो कभी भी किसी भी ऑक्साइड का रिएक्शन जब हम लोग वाटर से करवा देते हैं तो वाटर से करवाने के बाद अगर वो क्षार बनता है, इसका मतलब ये हुआ कि ये भी क्षार ही होगा, ठीक है। इसका भी रिएक्शन आप लोग समझ गए होंगे। CaOH एक बार, फिर से यहाँ से OH एक बार, तो OH 2 बार है तो इसलिए यहाँ पे OH का ट्वाइस लगा हुआ है। Ca एक बार है तो एक बार लिखा गया, CaOH का ट्वाइस। रिएक्शन बहुत ही आसान, आप लोग समझ गए होंगे। तो हम लोग पढ़ रहे थे ऑक्साइड कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार हम लोग पढ़ चुके हैं, अम्लीय ऑक्साइड और क्षारीय ऑक्साइड। अब पढ़ते हैं उदासीन ऑक्साइड। हम लोग उदासीन ऑक्साइड किसको बोलेंगे, ऐसा ऑक्साइड जिसके जो ना ही अम्लीय हो और ना ही क्षारीय हो, उसको बोलेंगे उदासीन ऑक्साइड। यानी कि इस समूह के ऑक्साइड ना अम्लीय होते हैं ना क्षारीय होते हैं। आप कह सकते हैं कि ऐसे ऑक्साइड ना जो ना ही अम्लीय हो और ना ही क्षारीय हो, उनको बोलेंगे वो उदासीन ऑक्साइड हैं। जैसे इसका बस एग्जाम्पल याद रखिए, आपसे 1 नंबर में कभी पूछा जा सकता है कि आपको ऑप्शन में दे देगा, ऑप्शन में दे करके बोलेगा कि निम्न में से उदासीन ऑक्साइड हैं। ये ऑक्सीजन है, O है, याद रखिएगा, ठीक है। जैसे CO हो गया, NO हो गया, H2O हो गया, N2O हो गया, ये सब के सब कैसे होते हैं, उदासीन ऑक्साइड होते हैं, ना ही अम्लीय होते हैं ना ही क्षारीय होते हैं। तो कभी भी अगर ऑप्शन में आपको ये इनमें से कोई एक मिल जाए तो समझ जाइए कि यही उदासीन ऑक्साइड है और इसी पर टिक कर दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड। इसका नाम है उभयधर्मी ऑक्साइड। नंबर 4 की अगर बात करें तो उभयधर्मी ऑक्साइड भी एक तरह का ऑक्साइड होता है। इसमें क्या होगा, तो उभयधर्मी का मतलब आप लोग जानते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो सबसे पहले समझ लीजिए उभयधर्मी कहा किसको जाता है। तो उभयधर्मी का मतलब होता है कि दोनों, ठीक है। उभयधर्मी का मतलब होता है कि दोनों, यानी कि वो क्षारीय भी हो अम्लीय भी हो। आप कहेंगे सर ये कैसे पॉसिबल है, ये बिल्कुल पॉसिबल है। उसके अंदर अम्लीय गुण भी हो और क्षारीय गुण भी हो तो उसको बोल देंगे अम्लीय ऑक्साइड। जैसे आप जानते हैं कि अगर कोई ऐसा आदमी हो जो ना ही लड़का हो और ना ही लड़की हो, तो उसके अंदर, इसका मतलब ये हुआ कि उसके अंदर लड़के का भी कुछ गुण है और लड़की का भी कुछ गुण है, ठीक है। तो इस तरीके से उसको हम लोग बोलेंगे उभयधर्मी बोल सकते हैं। तो उसी तरीके से ऑक्साइड भी ऐसा ऑक्साइड जिसके अंदर अम्ल का भी कुछ गुण हो और क्षार का भी कुछ गुण हो, तो उसको ऐसे ऑक्साइड को हम लोग बोलेंगे उभयधर्मी ऑक्साइड, ठीक है। जो ऑक्साइड अम्लीय तथा क्षारीय दोनों प्रकार के गुण प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। जो यहाँ पे साफ साफ लिखा है, जो ऑक्साइड अम्लीय गुण भी प्रदर्शित करते हैं, क्षारीय गुण भी प्रदर्शित करते हैं, उन्हें कहा जाता है उभयधर्मी ऑक्साइड। समझ में आ गई बात। जैसे
जेडीएनओ को अगर बोला जाए कि अम्लीय है कि क्षारीय है तो बोलिएगा दोनों है, ये ना ही अम्लीय है और ना ही क्षारीय है, दोनों है। PbO, Al2O3, SnO2, ठीक है। तो ये सब के सब कैसे हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड है। ऑक्साइड तो हैं लेकिन उभयधर्मी हैं, ये अम्ल की तरह से भी रिएक्ट करते हैं, क्षार की तरह से भी रिएक्ट करते हैं ज़रूरत पड़ने पर। तो ये दोनों तरह के होते हैं, क्लियर है। अब इसका अगर एक को एग्जांपल लेकर के समझे, जैसे Al2O3 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें से है, इसका रिएक्शन ज़्यादा आता है। तो इसको अगर ध्यान से देखा जाए तो आप देखेंगे Al2O3 और 6HCl से अगर रिएक्शन करवा दिया जाए, यानी कि HCl क्या है, HCl आपका एक तरह का अम्ल है। अब ये अम्ल है तो ये कैसे रिएक्ट करेगा, क्षार की तरह से रिएक्ट करेगा। हम लोग अम्ल से रिएक्शन करवा रहे हैं तो ये कैसे रिएक्शन करेगा, क्षार की तरह से रिएक्ट कर रहा है। Al2O3 जब क्षार की तरह से रिएक्ट कर रहा है तो यहाँ पर क्या बनाएगा, AlCl3 बनाएगा। और AlCl3 क्या होता है, लवण होता है, एक तरह का लवण की तरह से बिहेव करेगा। यानी कि अम्ल और क्षार जब यहाँ पे मिला तो यहाँ पे लवण बन गया। सेम वैसे ही आप देखेंगे इसी Al2O3 का इसी Al2O3 का अगर आप NaOH से रिएक्शन करवा दें, और NaOH क्या है, क्षार है। आप जानते हैं NaOH क्या है, एक तरह का क्षार है। यहाँ पर हम लोग अम्ल से रिएक्शन करवा रहे थे, यहाँ पे हम लोग क्षार से रिएक्शन करवा रहे हैं। जब यहाँ पे क्षार से रिएक्शन करवा देंगे तो ये भी यहाँ पे ये क्षार की तरह से बिहेव कर रहा था, अब यहाँ पे अम्ल की तरह से बिहेव करेगा। यानी कि अम्ल और क्षार फिर से मिल करके फिर से यहाँ पे लवण बना देंगे। तो आप देख पा रहे होंगे कि Al2O3 दोनों जगह है, लेकिन एक जगह पर यहाँ पे क्षार की तरह से बिहेव कर रहा है और यहाँ पे अम्ल की तरह से बिहेव कर रहा है। और दोनों ही केस में यहाँ पर रिएक्शन बहुत ही आसान सा है। यहाँ पे आप देखेंगे 2Al और 6Cl मिलकर के 2AlCl3 बना लिए हैं। Cl3 आप बोलेंगे 6 बार है तो 6 बार, यहाँ पर भी 3 दूना 6 बार Cl3, ठीक है। तो 2Al और ये 6 बार Cl मिलकर के 2AlCl3 बना लिए हैं। बाकी H और O मिलकर के यहाँ पर आप देखेंगे 3 बार H2O बना लिए हैं। सेम उसी तरीके से ये वाला रिएक्शन भी हुआ है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आई होगी सारी हेडिंग्स। अगर आपको मज़ा आ रहा है पढ़ने में, बिल्कुल अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा है कि यहाँ से फ़ायदा आपको हो रहा है, आपके एग्जाम में चीज़ें आ रही हैं, तो बिल्कुल आप प्लीज़ अपने सभी दोस्तों को शेयर करिए, अपने सभी क्लासमेट्स को यहाँ पर चैनल पर बुला करके लाइए। आपको बिल्कुल फ्री में पढ़ाया जा रहा है। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।